बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करेंगे लेक्चर नंबर 10 STA 630 का। और आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हर स्टडी ग्रुप में आगे शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क असल में एक ऐसा मॉडल होता है कि जिसके थ्रू आप मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप के बारे में लॉजिकल सेंसेस बताते हैं कि क्या सेंस बनती है, कैसे ये रिलेशनशिप पाया जाता है, उसको आप लोग थ्योराइज करते हैं। वो वाले जो फैक्टर्स होते हैं जिनके दरमियान आप लोग रिलेशनशिप बता रहे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। और इसको आप इन वेरिएबल्स को आप लोगों ने पहले मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, या आप लोगों ने इंटरव्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई किया होता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, या आप लोगों ने लिटरेचर सर्वे के थ्रू किया हुआ होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या करता है कि अब उन वेरिएबल्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप को डिस्कस करता है। इसके मुताबिक आप पोस्टुलेट बना सकते हैं, हाइपोथेसाइज कर सकते हैं चीज को, और मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स को आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमारी पूरी सिचुएशन की बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं जो कि टेस्टेबल होता है, ये एग्जामिन करने के लिए कि आपकी थ्योरी जो आपने बनाई थी वो वैलिड है या नहीं है। जो हाइपोथेसाइज्ड रिलेशनशिप्स होते हैं बाद में आप लोगों ने उनको टेस्ट करना होता है एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू। खैर यहाँ पे बात इतनी सी है कि पिछले जो हम लोग लेक्चर पढ़ते लिटरेचर रिव्यूज में आप लोग वेरिएबल्स वगैरह को चीज़ों को स्टडी करते हैं, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर आके आप क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप को आप लोग डिस्कस करते हैं। पूरे जो रिसर्च के आप लोगों की आगे चलने वाली जितनी भी रिसर्च होती है उसकी बुनियाद होती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर। लिटरेचर सर्वे और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या रिलेशनशिप पाया जाता है? लिटरेचर सर्वे आप लोगों को एक सॉलिड सी फाउंडेशन देता है, उसी फाउंडेशन की बुनियाद पे आप लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। लिटरेचर सर्वे आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आप रेलेवेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों की बेस बनती है थ्योरेटिकल मॉडल के लिए। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप उन वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप को इलेबोरेट करते हैं, थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं जो कि इन रिलेशनशिप्स के अंदर जो पाई जाती है, और आप डिस्क्राइब करते हैं कि इन रिलेशनशिप्स की नेचर और डायरेक्शन क्या है। यहाँ से आप लोगों को एक लॉजिकल बेस बन जाती है आपकी, और फिर उसके बाद आपने उसकी बुनियाद पे अपना हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में आप रिलेशनशिप क्योंकि बयान करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान जो पाया जाता है, तो यहाँ से आप लोगों को एक कंसेप्चुअल सी फाउंडेशन मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को समराइज करें तो स्पेसिफिकली हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करता क्या है? वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक तो इलेबोरेट करता है, रिलेशनशिप के दरमियान क्या लॉजिक पाई जाती है उस लॉजिक को एक्सप्लेन करता है, और रिलेशनशिप के दरमियान किस किस्म का जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर क्या है और डायरेक्शन क्या है, इस चीज को भी वो डिस्क्राइब करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जब हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, जब हम लोग लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। हम उन थ्योरीज को मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट हम लोग दूसरी थ्योरी से लेते हैं जो कि हमारे आर्गुमेंट्स को रिप्लेस भी कर रहे होते हैं। कभी कभार हम ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा थ्योरीज को आपस में कंबाइन भी कर रहे होते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम एक नया फ्रेमवर्क बना लेते हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस में हम नए कंसेप्ट डेवलप कर रहे होते हैं। अगर तो पहले से कोई रेडीमेड बना बनाया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रेजेंट नहीं है तो फिर रिसर्चर क्या करता है कि अपना अलग से फ्रेमवर्क डेवलप करता है। डिपेंड करता है कि पहले से जो उसने लिटरेचर पढ़ा उसकी बॉडी कैसी थी, उसमें वो एक फ्रेमवर्क मौजूद था या नहीं था। अगर नहीं था तो फिर आप लोगों ने नया फ्रेमवर्क बनाना होता है। ज्यादातर वो रिसर्चर्स जो यही करते हैं रिसर्चर्स की, या तो वो एक पहले से मौजूद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कभी कभार उनको नया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ फीचर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
इन फीचर्स को हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे मैं आप लोगों को इलेबोरेट करूंगी, आपने जस्ट इनकी हेडिंग्स को याद कर लेना है। खैर जब अभी मैं आप लोगों को जब लेक्चर दूंगी तो आप लोगों को खुद ही ये वाली हेडिंग्स भी खुद ही याद हो जाएंगी। एक अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वो होता है कि जो मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उनको डिस्कस कर रहा होता है, उनके दरमियान पाए जाने वाले इंटरकनेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बता रहा होता है, और मॉडरेटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनको भी इलेबोरेट कर रहा होता है। वेरिएबल्स के इलेबोरेशन की वजह से आपको पता चल जाता है कि कहाँ, कैसे और क्यों मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे। रिलेशनशिप्स की नेचर और उसकी डायरेक्शन का भी आप लोगों को पता चल जाता है, और फिर आप लोग पूरी की पूरी डिस्कशन को एक स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसका एक पूरे ना एक स्टेप्स होते हैं, फीचर्स होते हैं जो अब आप लोगों ने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना होता है। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर होता है कि मेक एन इन्वेंट्री ऑफ वेरिएबल्स। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री हम लोग वैसे बोलते हैं गोदाम को, जहां पर आप लोग बहुत सारी चीजों को जमा कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल्स की इन्वेंट्री बनानी है, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स पॉसिबल हो सकते हैं जो कि आप लोगों की प्रॉब्लम के रेलेवेंट हो सकते हैं, जो भी फैक्टर्स, उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ये वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये असल में इंपीरिकल रियलिटीज होती हैं, जिनको आप लोग कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट्स, यानी कि कंसेप्ट्स की बुनियाद पर आप लोग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स हम कहते ही उस चीज को हैं जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती, जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स आपके क्लियरली आपने आइडेंटिफाई किए हुए हो और आपने उनको लेबल किया हो अपनी डिस्कशन के अंदर। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने पूरी इन्वेंटरी बनानी होती है मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल की, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने वेरिएबल्स को इकट्ठा करना होता है। वेरिएबल्स आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए, दूसरा स्टेप आ जाता है स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि अब इन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कौन सा पाया जाता है वो आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होता है। रिलेशनशिप की नेचर और जो भी डायरेक्शन वगैरह होती है ये तो आप लोगों को प्रीवियस रिसर्च से भी पता चल जाती है। मजीद आप लोगों ने यहाँ पे ये भी डिस्कस करना होता है कि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में जाके एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपने जो भी जो एक रिलेशनशिप बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव होगा, जो रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में आप लोगों ने क्लियर सी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। आर्गुमेंट्स आप लोग पहले वाली फाइंडिंग से भी लेके दे सकते हैं। डिस्कस आप लोगों ने करना होता है कि कैसे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और क्या करना चाहिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के, ये जो है आप लोगों ने जो थ्योराइज किया है, जो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप आ जाते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज जरूरी है इन लॉजिकल रिलेशनशिप्स को थ्योराइज करने के लिए। मतलब आप लोगों ने बस वो एक्सप्लेन कर देना होता है कि क्यों कैसे ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। अब आप लोगों ने रिलेशनशिप भी बता दिया। अच्छा, हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उसकी एक स्टेटमेंट बता देना कि वो वाली स्टेटमेंट जिसमें आप लोग वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी बता रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशंस बोलते हैं ना। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से ये कोई 3-4 लेक्चर्स पहले हम लोगों ने प्रोपोजिशंस के बारे में ही पढ़ा था। तो वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है आप लोग उसको जिस स्टेटमेंट में बता रहे होते हैं वो क्या होती है? प्रोपोजिशंस होती हैं। तीसरे स्टेप में आप लोग रिलेशनशिप्स बता रहे हैं तो आगे चौथा स्टेप क्या है? आप लोगों ने प्रोपोजिशंस की इन्वेंटरी बनानी है। प्रोपोजिशंस आप लोगों ने फार्मूलेट करनी है। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान वो आपने बताने हैं। यहां से आपके पास बहुत सारी प्रोपोजिशंस बन जाती हैं। जितनी ज्यादा प्रोपोजिशंस आप बना सकते हैं थ्योरेटिकल आर्गुमेंटेशन की बुनियाद पे वो आप लोग बनाएं। उसके बाद पांचवा स्टेप ये होता है कि आप इन प्रोपोजिशंस को सीक्वेंशियल ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर देना है।
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پروپوزیشن ہی اگلی دوسری پروپوزیشن کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے اور خود کسی دوسری پچھلی پروپوزیشن کی وجہ سے خود جنریٹ ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ایک سسٹمیٹک وے میں جیسے جیسے پروپوزیشنز ڈرائیو ہوتی ہیں اسی وے میں آپ لوگوں نے پروپوزیشنز بتانا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ آپ پروپوزیشنز کا پورا سیٹ ایک سیکوینس کی فارم میں ارینج کر لیں گے جو کہ ساری کی ساری پروپوزیشنز آپس میں انٹر لنکڈ یا انٹر لاکڈ ہوں گی. جو آپ کی تھیوری ہے یہ اصل میں پوری پروپوزیشنز کا ہی ایک انٹر ریلیٹڈ سیٹ ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا یہاں پہ پروپوزیشنز سیکوینس کی فارم میں ارینج کی, مطلب کیا ہے کہ آپ کی تھیوری بن گئی. انٹر ریلیٹڈ آپ نے سیٹ بتا دی اپنی پروپوزیشنز کے. انفیکٹ جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے وہ لاجیکل ریلیشن شپس کے پاتھ ویز کو ہی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ویریبلس کے درمیان جو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اس کی پاتھ ویز کیا ہے, کہاں سے سٹارٹ ہوا کہاں پہ گیا. یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز ایکسپلین کرنی ہوتی ہے. آخر میں آپ نے اپنی تمام تر تھیوریٹیکل ماڈل کو اسکیمیٹک ڈائیگرام کی فارم میں پریزنٹ کر دینا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا ایزیلی اس کو دیکھ بھی سکے اور ایزیلی اس کو سمجھ بھی سکے تمام تر ریلیشن شپس کو. اب یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے, یہ جسٹ آپ لوگ سن لیں, آپ لوگوں کا کنسپٹ بڑا اچھا بلڈ ہو جائے گا. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وائی مڈل کلاس فیملیز ڈکلائن ان دیئر سائز. آپ کا یہ ریسرچ کوسچن ہے کہ مڈل کلاس فیملیز کا سائز کیوں کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے ویریبلس کی انوینٹری بنانی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ویریبلس ہو سکتے ہیں, ایجوکیشن لیول ہو سکتا ہے کپلس کا, کس عمر میں شادی ہوئی وہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, ویمن ورکنگ وومن ہے نہیں ہے, ریشنلزم ان کی سوچ ہے یا نہیں ہے, میس میڈیا کی طرف ایکسپوجر کتنا ہے, ہیلتھ سروسز تک ایکسیس کتنی ہے, فیملی پلاننگ کو وہ پریکٹس کرتے ہیں نہیں کرتے, بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں کیا خواہشات ہیں, موبلٹی اورینٹیشن کیا ہے, نیوکلیر فیملی کی طرح شفٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ سارے ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ مڈل کلاس فیملی کی کام ہونے سائز کے کام ہونے کی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یہ سارے فیکٹرز. تو آپ لوگوں نے ویریبلز کی انوینٹری بنا لی. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ کیا ہے, ڈائریکشن بتانی ہوتی ہے ریلیشن شپ کے درمیان. اب اس میں آپ لوگ یہ بتاتے ہیں جتنی زیادہ ہائی ایجوکیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ شادی کی جو عمر ہے نا وہ اتنی ہی زیادہ ہوگی. ایجوکیشن عورتوں کی جتنی زیادہ ہوگی چانسز ہوں گے کہ وہ کیریئر ویمن بنے گی. ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو لوگوں کی ریشنلزم سوچ ہوگی. ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے انسان زیادہ سلیکٹیو ہو جاتا ہے میس میڈیا کی طرف, اور ایجوکیشن کی وجہ سے ہیلتھ سروسز تک ایکسیسیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے فیملی پلاننگ بھی لوگ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے کیونکہ پیرنٹس کی ایجوکیشن ہائی ہوتی ہے ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی بھی ایجوکیشن ہائر ہی ہو. ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے چانسز ہوتے ہیں کہ کپلز نیوکلیر فیملیز کی طرح شفٹ کرتے ہیں, جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہ رہے ہوتے. اور ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے موبلٹی اورینٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ ہائی اسٹیٹس اچیو کرنا وغیرہ وہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ریلیشن شپ بتا دیا کہ یہ چیز ہائی ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہائی ہوتی ہے. پازیٹیو ریلیشن شپ یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں. تیسرے اسٹیپ میں آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے, ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی ریلیشن شپ ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ ایکسپلین یہ کریں گے کہ ہائر ایجوکیشن فار ایگزامپل آپ یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے شادی کی عمر کیوں زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ ینگسٹرز جب ہائر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو 16 سال کی عمر تو وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر گزار دیتے ہیں. اس کے بعد 22 سال کی عمر تک جا کے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سے 3 سال وہ خود کیریئر بنانے میں لگا دیتے ہیں. اس پیریڈ کے دوران وہ شادی کے بارے میں نہیں سوچتے. پھر وہ شادی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں 25 سال کی عمر میں. اب 25 سال کی عمر میں اور 16 سال کی عمر کی شادی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, اس کو آپ لوگ کمپیئر کر کے بتائیں گے. اب آبویسلی وہ شادی ایک ایسی لڑکی کی شادی جو کہ ہائر ایج میں ہو رہی ہے تو اس کا ریپروڈکٹیو پیریڈ کم ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ فیملی سائز کم ہوتا ہے. یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگ پروپوزیشنز بنا دیں گے. پروپوزیشنز آپ لوگ یہی یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں نا یہی آپ لوگوں کی پروپوزیشنز ہیں, انہیں کو آپ لوگ ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں. پھر پروپوزیشنز کو آپ لوگ ارینج کریں گے سیکوینس کی فارم میں, اور پھر اپنے تھیوریٹیکل میڈیکل ماڈل کو آپ لوگ اسکیمیٹک ڈائیگرام کی فارم میں پریزنٹ کر دیں گے. تو یہ آپ لوگوں کا پورا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تھیوریٹیکل ماڈل کیسے بناتے ہیں. اگلا جو ہمارا جو لیسن ہوگا اس میں ہم لوگ پرابلم ڈیفینیشن اور ریسرچ پروپوزل کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ
اگلا جو ہے نا ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ دیکھیں گے ٹاپک کو کیسے سلیکٹ کیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. خیر وہ بھی آپ لوگوں کا بڑا آسان اور انٹرسٹنگ سا چیپٹر ہوگا. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. اور آگے ہر اسٹڈی گروپ میں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا لیکچر آتا ہے تو آپ لوگوں کو فوراً سے نوٹیفیکیشن مل جائے. تھینک یو سو مچ.